Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 29th of March. So the first topic for the day it's the High Seas Treaty. तो हाई सीज जो है बेसिकली इसको लेकर के ट्रीटी साइन करा गया है जो आपके करंट अफेयर्स के पार्ट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई सीज जो है वो ओपन ओशंस हैं। ओपन ओशंस जो होते हैं वो हाई सीज में कैटेगराइज किए जाते हैं जो कि पार्ट नहीं होते हैं किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स का। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के चाहे भारत हो चाहे श्रीलंका हो, अगर इन दोनों के बीच का जो ओपन ओशंस है जो किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स का पार्ट नहीं है तो उसको हम बेसिकली हाई सीज में कैटेगराइज करते हैं। आप देखोगे टेरिटोरियल वाटर्स जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो एक्सेस है और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर्स जो है वो रफली आपको देखने को मिल जाएगा। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है एक्सक्लूसिव पार्ट वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। नाउ इस ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। हाई सीज ट्रीटी जो है वो एक रिफ्लेक्शन है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट का जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ था और इसको एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शंस भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि हाई सीज ट्रीटी को किस और नाम से जाना जाता है। तो एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शंस, ये भी आप याद रखिएगा। और हाई सीज ट्रीटी जो है वो इंप्लीमेंटेशन इसका आपको देखने को मिलेगा अंडर द यूएन क्लॉज 1982। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अंडर 1982। ठीक है, नाउ इस ट्रीटी में क्या है तो बेसिकली आप देखोगे तो लगभग ये बता रहा है कि महज 1.4% जो है हाई सीज का वो प्रोटेक्टेड है और 10% ऑफ मरीन स्पीशीज जो है वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, मतलब आज नहीं तो कल वो खत्म होने के कगार पे बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा डीप ओशन मिशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस का जो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वो उसका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो बेसिकली यहाँ पे एम करता है कि प्रोटेक्ट कर सके 30% मेराइन एरियाज को। तो ये खैर आप मेंस के लिए रिलेट कर सकते हैं कि इसका जो की प्रोविजंस है कि डिमार्केट करना मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का, सस्टेनेबल यूज किया जा सके, इसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स किया जा सके, ओशन एक्टिविटीज पे क्या पड़ रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सके। 64% जो है दुनिया का ओशन वो हाई सीज में कैटेगराइज किया गया है। और साथ साथ में आपको नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे लिए चलते हैं दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा डन। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो गोवा बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उन्होंने अपहेल्ड कर दिया एक डॉटर्स राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी को। नाउ इस राइट के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन इस पे होगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो गारंटीड है कि एक पर्सन का राइट होता है कि वो पोजेस कर सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली बार्ड बाय लॉ। जैसे पहले जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं हुआ था तो जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज करना अपने आप में जो जम्मू कश्मीर के नहीं है यानी कि जो परमानेंट रेसिडेंट्स के दायरे में नहीं आते थे उनके लिए वो इम्पॉसिबल सा था। तो इसी वजह से यहाँ पे है कि आपके पास में एक राइट होना चाहिए जमीन के तौर पर। साथ साथ आप देखोगे तो फिलहाल ये आर्टिकल 300A का पार्ट है और आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में लाई करता है भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी। और ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक लीगल राइट के डेफिनेशन में आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ चुका है कि राइट टू प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा राइट है, जिसमें ऑप्शंस था फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट और नन ऑफ द अबव। तो आप याद रखिएगा कि ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट पहले था लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको बाहर कर दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए आर्टिकल 300A पार्ट 12 लीगल राइट है और पहले ये जब फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो पहले ये भारतीय संविधान में ओरिजिनली था, ये हमने देख लिया, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे और उस वक्त जब ये था तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में और आर्टिकल 31 में देखने को आपको मिलता था। बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज साउथ अटलांटिक एनोमेली। ठीक है, तो नासा ने मॉनिटर किया है साउथ अटलांटिक एनोमेली को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि बेसिकली साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका वाले रीजन में है। अब ये ज्योग्राफी का फिनोमिना है, इसको ऊपर भी देख लेते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अटलांटिक एनोमेली काउंटर जोन किस तरीके से यहाँ पे
तो ये क्या है, ये एक रीजन होता है अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का वो काफ़ी कम होता है। मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होता है, और इसी रीजन को साउथ अटलांटिक एनोमेली के साथ में जोड़ा जाता है। अर्थ का जो इनर है बेसिकली वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वो आपको काफ़ी क्लोजेस्ट देखने को मिल जाएगा प्लैनेट के सरफेस पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अर्थ का जो इनर है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट वो काफ़ी क्लोजेस्ट होता है, साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे इसकी वजह से आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर में एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो सोलर वाले हैं उनका इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। नाउ इफेक्ट्स की बात कर लेते हो, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एयरप्लेन्स वगैरह में, जीपीएस सिस्टम्स में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो भी बेस्ड हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे और इसकी वजह से उनका जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगा। अभी ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी देख लेते हैं। तो ये एक जोन है जहाँ पे एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादातर जो ओरिजिन होते हैं सोलर विंड से, ठीक है, एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स ओरिजिन सोलर विंड से, और इसको कैप्चर किया जाता है और फिर एक प्लैनेट के द्वारा घेर के रखा जाता है ताकि उसके मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट किया जा सके। ये आपको तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है एक्चुअली क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के गिल्ट बाय एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है डॉक्ट्राइन ऑफ गिल्ट बाय एसोसिएशन। तो डायरेक्ट सवाल इस पे भी आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजियस हार्मनी, तो ये सारे डॉक्ट्राइन्स पे भी सवाल आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार डॉक्ट्राइन ऑफ गिल्ट बाय एसोसिएशन को जोड़ करके देखा है। तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली मियर मेंबरशिप जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन में वो एक क्राइम माना गया है अंडर यूआपा। नाउ मीनिंग क्या है गिल्टी बाय एसोसिएशन का? तो वन कैन बी गिल्टी ऑफ एसोसिएशन अगर उसका इन्वॉल्वमेंट एक पर्सन के साथ में है जो कमिटेड है एक क्राइम में। प्रीवियस जजमेंट में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है अपने ही जजमेंट में 2011 में, जहां पे वही वो बात दोहराए थे कि अगर कोई इंसान मतलब क्राइम में इन्वॉल्व है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सेक्शन 3 जो है यूआपा का वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एसोसिएशन को एज अनलॉफुल एक्टिविटीज। ना पहले ये 1967 में तो एसोसिएशन था, लेकिन जब 2019 में अमेंडमेंट हुआ है तो इंडिविजुअल को भी कैटेगरी मतलब दिया गया है उसमें, यानी कि उनको भी अनलॉफुल एक्टिविटीज में कवर किया जाएगा। और इसमें 2 साल का जेल या उससे ज़्यादा तक का भी देखने को मिल सकता है आपको। और यूआपा बेसिकली आपको बता दिए 1967 का, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ में ये था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के, लेकिन 2019 में भी इसका अमेंडमेंट किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी एक्शन जो कि बेसिकली डिसरप्ट करता हो देश के इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को। मेजर फीचर्स यहाँ पे यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर ज़्यादा दिया गया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्राइन है, आप कह सकते हो कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो सेंटर के पास में थोड़ा पावर ज़्यादा टिल्टेड है। इसके अलावा भारतीय और फॉरेन नेशनल्स दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है इवन आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई भारत में क्राइम करके विदेश चला जाए तो भी उसको कवर किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो क्राइम कमिट किया है वो भारत के जुरिस्डिक्शन में ही किया है। साथ साथ में जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए हैं उनको अप्रूवल दिया गया है। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए से परमिशन लेना होगा कहीं भी अगर कॉन्फिस्केट करना है प्रॉपर्टी को। और ये नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा जो कि क्रिस्प से जुड़ा हुआ है। रबर बोर्ड ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप क्रिस्प, जो कि इन्फॉर्म करेगा ग्रोवर्स को कि किस तरीके से रबर का कल्टीवेशन होना चाहिए और उसके सॉल्यूशंस को ऑनलाइन। तो ये सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है, क्रिस्प किससे जुड़ा हुआ है? तो ये एक ऐप है जो बेसिकली जो रबर के फार्मर्स हैं उनको अवेयर कराएगा उनके कल्टीवेशन से और सॉल्यूशंस से। और यहाँ पे आप देखोगे इसको डेवलप किया गया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, बाकी डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के साथ मिलकर के। रबर की बात कर लेते हैं। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं शुगर केन के ऊपर, कॉटन के ऊपर, तो रबर भी देख लेते हैं। रबर बेसिकली नेचुरल पॉलीमर इसका जो है वो पॉलीमर है आइसोप्रेन का, डायरेक्ट सवाल भी आया हुआ है। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स नाम का, जो ट्रॉपिकल ट्रीज देखने को आपको मिल जाएगा। और लगभग 32 साल के आसपास का इसका प्लांटेशन एज होता है। ये कहाँ होता है? तो वेल ड्रेन्ड और वेल वेदर्ड सॉइल्स में, जैसे कि लैटेराइटिक, एलुवियल, सेडिमेंट्री। प्रेसिपिटेशन की बात कर ले तो 100 रेनी डेज एटलीस्ट होना चाहिए एक साल में, और टेम्परेचर 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास का।
ह्यूमिडिटी तकरीबन 80% का होना चाहिए और एब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड्स का। यहीं पे ये खेल जाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो एब्सेंस होना चाहिए। और नेचुरल रबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अंडर द रबर बोर्ड है और रबर बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर्स कोट्टायम केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। और बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करता है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। वर्ल्ड के जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे भारत के ही हैं, मतलब भारत आपको देखने को मिल जाएगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ? केरल में, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, और भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल रबर का। ये सारा का सारा पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है। जैसे यहाँ 2019 का सवाल है कि पूछा गया इनमें से कौन से प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया गया है न्यू वर्ल्ड और इंट्रोड्यूस करा करके ओल्ड वर्ल्ड से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पुराना से आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ तो खैर जो करेक्ट आंसर था वो टोबैको, कोकोआ और रबर ही था, यानी कि रबर का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है आपको एक हम दिखाएं। नेक्स्ट आपको सवाल दिखाते हैं, ये आप देखोगे मैच द फॉलोइंग, यूपीएससी 2008 का सवाल है। एक तरफ बोर्ड, दूसरे तरफ हेडक्वार्टर्स। तो ये सवाल आप देखोगे, इस सवाल में भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि रबर बोर्ड, तो रबर बोर्ड आप देखोगे कोट्टायम, बी का 3। अब अगर बी का 3 आप देखोगे तो यहाँ पे बी का 3 दो ही जगह है, यानी कि ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन से ये तो आपका निकल जाता है। फिर हमें टी बोर्ड का पता है कि टी बोर्ड जो है वो कोलकाता में है, इसके हिसाब से आप सी का 4 देख लो। तो खैर सी का 4 दोनों में है, आप यहाँ तक अभी नहीं पहुँच रहे हो आंसर में। इसके अलावा कॉफ़ी बोर्ड भी हमने डिस्कस किया है, जो इकोनॉमी का 1 ईयर करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने कॉफ़ी के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसका कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में ही लोकेटेड है। और टोबैको बोर्ड आपको आंध्र प्रदेश गुंटूर में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ए का 1। तो ए का 1 आप देखोगे ये आपका आंसर करेक्ट होगा और इसी के साथ ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं। तो ये जैसा कि हमने आपसे कहा कि डेली करंट अफेयर्स में हम करंट कम स्टैटिक दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आपको सिर्फ इस इनिशिएटिव को सिंसियरली फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि इस वैल्यूएबल कंटेंट को हर तक ये पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा और अगले कंटेंट तक भी बने रहिए चैनल के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।